Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to do chronology of Indian economic policy 1947 to 2026. Okay, so हम chronology देखेंगे इंडियन इकोनॉमी की 1947 से लेके 2026 तक की. ठीक है. यूजीसी नेट के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो आज़ादी के बाद जितनी भी इंडियन इकोनॉमी में डेवलपमेंट हुई है उसी को हमें स्टडी करना है. ठीक है. इससे हायर लेवल के एग्जाम में जाते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में या इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का जब एग्जाम देते हैं हम, तो 1947 प्री इंडिपेंडेंस ईरा के भी इकोनॉमी पॉलिसी को हम पढ़ते हैं. बट फॉर दिस एग्जाम वी नीड टू ओनली स्टडी 1947 टू 2026. ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास. 1947 में क्या इवेंट हुआ था इंडियन इकोनॉमी में? तो 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी, इनहर्टेड कॉलोनियल इकोनॉमी, लो पर कैपिटा इनकम एंड एग्रीकल्चर डिपेंडेंस. क्या कह रहा है कि 1947 जो था वो इंडिपेंडेंस इरा था, इंडिया को आज़ादी मिली थी, लेकिन इकोनॉमी क्या थी इस वक्त? वीक थी. जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारी इकोनॉमी क्या थी? वीक थी. एग्रीकल्चर पर हम ज़्यादा डिपेंडेंस था. ठीक है. पर कैपिटा इनकम जो थी वो लो थी. ब्रिटिश कॉलोनियल इकोनॉमी जो है इनहेरिट हुई थी हमारे अंदर. ठीक है. मतलब क्या कह रहा है ओवरऑल कि 1947 के टाइम में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, आज़ादी मिली थी, उस वक्त हमारी इकोनॉमी जो थी वो लो थी. एग्रीकल्चर पे हम ज़्यादा डिपेंडेंट थे. पर कैपिटा इनकम जो है हमारी बहुत लो थी. और ब्रिटिश कॉलोनियल इकोनॉमी जिस तरह हमें छोड़ के गए थे, जो जिस तरह का वो इकोनॉमी बना के गए थे, वो हमारे अंदर इनहर्टेड थी. ठीक है. देन आता है 1948 का समय. ठीक है. 1948 समय में हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लाते हैं. ठीक है. जिसमें बात होती है मिक्स इकोनॉमी, पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस अनाउंस्ड होता है. मतलब 1948 का जो समय था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, गवर्नमेंट ने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल अडॉप्ट किया था. मतलब प्राइवेट सेक्टर भी होगा, पब्लिक सेक्टर भी इंपॉर्टेंट होगा. और यहाँ पे जो है पब्लिक सेक्टर को डोमिनेंस, पब्लिक सेक्टर की डोमिनेंस अनाउंस की गई थी 1948 में. ठीक है. तो देखो, जब 1947 में आज़ादी मिलती है तो हमारी इकोनॉमी बहुत वीक रहती है, एग्रीकल्चर पे ओवर डिपेंडेंट होती है, लो पर कैपिटा इनकम होता है. फिर हम क्या करते हैं, एक साल बाद पॉलिसी लाते हैं इस चीज को, क्योंकि अब हम आजाद भारत हैं. तो आजाद भारत में जो है हम अपने लोगों के लिए सोचने के लिए हम क्या लाते हैं, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लाते हैं, जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर को भी भागीदारी देंगे, पब्लिक सेक्टर को भी भागीदारी देंगे. लेकिन पब्लिक सेक्टर जो है डोमिनेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि हमें वेलफेयर की काफी ज्यादा जरूरत थी, हम इतना सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे उस वक्त. ठीक है. तो 1948 में क्या आया? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया. ठीक है. देन हम फिर 2 साल बाद आते हैं तो 1950. अब हमारी आजादी को कितने साल हो गए? 3 साल हो गए. ठीक है. तो तीसरे साल में जब 1950 आता है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो हम क्या लाते हैं? हम लाते हैं प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश करते हैं बाई जवाहरलाल नेहरू, और उसके चेयरमैन भी जवाहरलाल नेहरू बनते हैं. ठीक है. इसका क्या काम था? तो इसका काम था इकोनॉमिक प्लानिंग बनाना और 5 ईयर प्लान्स बनाना. ठीक है. तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश होता है 1950 में, तो हम डिसाइड करते हैं कि हम हर एक 5 साल के लिए एक गोल रखेंगे जो हमें अचीव करना है. जैसे हर एक किसी के लाइफ में एक अपना गोल होता है, तो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम जो है एक प्लानिंग कमीशन बनाते हैं, जिसमें हम 5 साल हर साल अपनी इकोनॉमी के लिए गोल रखेंगे कि हमें 5 साल में अब यहाँ पहुंचना है, अब यहाँ पहुंचना है, अब हमें ये अचीव करना है. ठीक है. तो 5 ईयर प्लान जैसा कॉन्सेप्ट लाया गया, और उसके लिए उस 5 ईयर प्लान को डिजाइन, इम्प्लीमेंट और सारी चीजें कौन करेगा? एक प्लानिंग कमीशन जैसी बॉडी बनाई गई जो प्लान करेगा. ठीक है. और इसके चेयरमैन खुद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के, जवाहरलाल नेहरू, वो बने. ठीक है. और आज भी जो है प्लानिंग कमीशन, जिसका नाम चेंज होकर नीति आयोग हो गया है, उसके प्राइम मिनिस्टर जो उसके जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं. ठीक है. चलो, देन अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद और आजादी के 4 साल बाद 1951 में. ठीक है. तो अभी देखो 5 साल भी नहीं हुआ आजादी को, तो हमने अपने इकोनॉमी के लिए इतने इतने डिसीजंस लिए हैं. ठीक है. एक तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया हमने, फिर प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश किया. तीसरा 1951 में हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया. ठीक है. जो यहाँ पे प्लानिंग कमीशन हमने 1950 में बैठाई है, उसके 1 साल बाद जो प्लानिंग कमीशन बैठी, उसने सजेस्ट किया फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो कि लॉन्च किया गया 1951 टू 56 तक के लिए. ठीक है. 1951 में हमने कोई 5 साल का गोल सेट किया जिसे हमें 56 तक अचीव करना था. ठीक है. तो 1951 में हमारा याद रखना इम्पोर्टेंट है, कब आया था फर्स्ट
प्लान हमारा 5 ईयर का 1951 में, आफ्टर प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिशमेंट। प्लानिंग कमीशन कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1950 में, ठीक है। चलो, क्या था पहला हमारा प्लान? फर्स्ट ईयर हमारा गोल क्या हमने रखा अपनी इकोनॉमी के लिए? जब हमारी इकोनॉमी इतनी वीक थी तो हमने गोल क्या रखा कि हमको कहाँ तक पहुंचाना है या कितना इम्प्रूव करना है? तो हमने पहले जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंस था, ठीक है, उसी पे फोकस किया कि चलो ठीक है, एग्रीकल्चर पे फोकस करते हैं और इसको एफिशिएंट बनाते हैं, प्रोडक्टिव बनाते हैं एग्रीकल्चर को, ठीक है। मतलब फोकस था एग्रीकल्चर पे, इरिगेशन पे और रूरल डेवलपमेंट पे, ठीक है। ये जो मेन हमारे इंडिया का जो मेन वो था, कोर एरिया था, जो रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इस पे फोकस किया गया और इरिगेशन फैसिलिटी पे, जिससे जो एग्रीकल्चर की डिपेंडेंस है वो प्रोडक्टिव डिपेंडेंस हो, ठीक है। तो ये था हमारा पहला फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान। एंड दूसरा, इसमें हैरोल्ड डोमर मॉडल का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। हैरोल्ड डोमर मॉडल के यूज हुआ, ठीक है। जो हैरोल्ड डोमर मॉडल है, जो कहता है, जो सजेस्ट करता है, वही फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान जो है वो अडॉप्ट करता है, ठीक है। देन आते हैं 1952 में। 1952 जो है, इसमें हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ले आए, ठीक है। अब ये 1951 टू 56 हमारा 5 ईयर प्लान जो है वो सेट हो गया, ठीक है। अब इस 5 ईयर प्लान में हम देखते हैं कि 5 साल तक और क्या करते हैं। तो 1952 में हम जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाते हैं, जो कि रूरल डेवलपमेंट का एक इनिशिएटिव था, ठीक है। मतलब गाँव को डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम लॉन्च हुआ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव करना इसका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। देन 1954 में हम पार्लियामेंट डिक्लेयर करती है सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी एज ए गोल, ठीक है। पार्लियामेंट ने 1954 में डिसाइड किया कि इंडिया एक सोशलिस्ट पैटर्न फॉलो करेगा, ऑब्जेक्टिव होगा उसका इनकम इक्वालिटी एंड सोशल वेलफेयर का, ठीक है। देन आते हैं 1956। यहाँ जो है हमारा 5 ईयर प्लान को एंड होना था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान को एंड होना था, ठीक है। अब ये गोल अचीव ईयर था कि 1956 में क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर को और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लाया जाता है 1956 में, ठीक है। और एक्सपेंडेड पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड किया जाता है, उसको शेड्यूल ए बी सी में बांटा जाता है एंड सेकंड प्लान यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन मतलब पब्लिक सेक्टर को और स्ट्रांग बनाया गया, हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस किया गया, ठीक है। 1956 में हम जहां अभी 51 में पहले साल जब हम वीक थे, प्लान बना रहे थे 5 साल पहले, तब हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन तो लाए थे कि मिक्स इकोनॉमी पे फोकस करेंगे, पर जो 56 था इसमें हम हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रहे थे, ठीक है। हैवी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे थे। एंड यहाँ से हमारा जो है सेकेंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता है, जो कि सेकेंड ईयर प्लान जो है महालनोबिस मॉडल पे डिपेंडेंट था। किस पे था? महालनोबिस जो मॉडल था उससे जो है इंस्पायर था सेकेंड प्लान, ठीक है। अब बात करते हैं 1957 की। देखो, अब सेकेंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गया हमारा, कब से कब तक चलेगा? 1956 से 5 साल और जोड़ दो इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, 5 साल जोड़ देंगे तो 2001, ठीक, ये होगा हमारा। पर अब देखते हैं 1957 में क्या होता है कि फिजिकल क्राइसिस आता है, ठीक है। तो फिजिकल क्राइसिस आने के कारण, सॉरी मैंने 2001 कर दिया है, सॉरी 1961 होगा, ठीक है, 1961, ठीक है। 1957 में क्या होता है, फिजिकल क्राइसिस आता है और फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्टेज हो जाता है, इंपोर्ट कंट्रोल टाइटेंड हो जाता है। मतलब कि 1957 में फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज हो गया था और इंपोर्ट कंट्रोल किए गए थे इसी वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ शॉर्टेज हो गया था किसका? फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है। फिजिकल क्राइसिस आ गई थी। देन 1960 में पहुंचते तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि अब नहीं है। 1960 में जब हम पहुंचते हैं तो क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि अब नहीं है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम लाती है, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम, ठीक। देन आते हैं हम 1964 में, ठीक है। 1964 में क्या हो रहा है? प्लानिंग कमीशन रिकॉन्स्टिट्यूटेड, प्लानिंग कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। यहाँ पे नेहरू जी की मौत हो जाती है एंड शास्त्री जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो टेक्निकली वही जो है चेयरमैन बनेंगे प्राइम प्लानिंग कमीशन के, ठीक है। देन 1965 का टाइम आता है जिसमें ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन में HIV सीड को इंट्रोड्यूस किया गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, पंजाब हरियाणा जो थे ज्यादा इम्पैक्ट इस ग्रीन रिवोल्यूशन से हुए, ठीक है। और इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ 1965 में, ठीक।
देखो हम क्यों ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो है हमारे इकोनॉमी को कैसे कैसे बदल रही हैं, कैसे कैसे हम क्या पॉलिसी ला रहे हैं, और क्या क्या चीज जो अदर फैक्टर्स भी हैं वो भी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है। जैसे इंडो पाक वार हुआ होगा तो क्या इकोनॉमी नहीं अफेक्ट हुई होगी। दैट्स व्हाई भी सारे इवेंट्स को हम इंक्लूड करते हैं कि ठीक है क्यों हमारा स्लो ग्रोथ था उस वक्त, इससे आपको रीजन पता चलता है। ठीक। देन 1966 का टाइम आता है, रुपी जो है डिवैल्यू हो गई बाय 36.5%। ठीक है, ये पहला मेजर डिवैल्यूएशन था इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी। ठीक है, तो रुपी की वैल्यू जो है 36.5% रिड्यूस हो गई। एक्सपोर्ट जो है इसकी वजह से बढ़ने लगे थे हमारे उस वक्त। ठीक। उसके बाद बात करते हैं 1969 की, बैंक नेशनलाइजेशन। 14 मेजर बैंक्स को क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या था कि रूरल क्रेडिट को इंक्रीज करना, पुअर पीपल तक बैंकिंग पहुंचाना। ठीक है, ये था इसका ऑब्जेक्टिव 1969 का। 1971 की बात करते हैं, एमआरटीपी एक्ट को लाया गया। ठीक है, एमआरटीपी एक्ट को स्ट्रेंथन किया गया, मतलब कि लार्ज कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए लॉ स्ट्रांग हुआ। लाइसेंस राज जो है यहाँ पे पीक पे था 1971 पे। ठीक है, और गरीबी हटाओ का स्लोगन लाया गया। ठीक। 1973 में क्या हुआ कि सेकंड बैंक नेशनलाइजेशन हुआ। 6 मोर बैंक्स हुए और ऑयल सॉक्स हिट्स इंडिया। ठीक है, 6 और बैंक जो है नेशनलाइज हुए 1973 में। ऑयल सॉक की वजह से इकोनॉमी पर प्रेशर आया। ठीक है, देन 1975 की बात करें तो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। ठीक है, मतलब इकोनॉमी डिसिप्लिन इंपोज हुआ। 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ पॉवर्टी रिडक्शन के लिए। ठीक है, इकोनॉमी डिसिप्लिन इंपोज हुई और 20 पॉइंट प्रोग्राम लाया गया 1975 में। देन 1980 की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है, लिबरलाइजेशन यहाँ से बिगिन होता है धीरे धीरे। ठीक है, तो 1980 जो है बिगनिंग क्या है, लिबरलाइजेशन की, मतलब अब धीरे धीरे हम अपनी इकोनॉमी में थोड़े लिबरल हो रहे हैं। जो रिजिड होके बैठे थे ड्यू टू ब्रिटिशर्स अफेक्ट की वजह से, जो आके हमारे पे कब्जा कर चुके थे, दैट्स वाई हमने जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखा था इकोनॉमी को खोलने के लिए। इकोनॉमी हम खोलना ज्यादा नहीं पसंद करते थे, क्लोज इकोनॉमी में हम वर्क करते थे। पर धीरे धीरे 1980 के बाद हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाते हैं और लिबरलाइजेशन, थोड़ा लिबरल होते हैं हम अदर कंट्रीज से आने वाले ट्रेड के लिए भी। ठीक है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी। ठीक। तो चलो 1985 में आते हैं, मॉडरेट की बात करते हैं। मॉडरेट इंट्रोड्यूस होता है, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म स्टार्ट हुआ यहाँ से। राजीव गांधी ने कंप्यूटर रिवोल्यूशन को भी प्रमोट किया यहाँ पे 1985 से। ठीक है, चलो अब इसके बाद मॉडरेट क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म था। 1986 की बात करें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है, लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी, डिफिसिट रिडक्शन। मतलब 1986 में एजुकेशन रिफॉर्म आता है और फिजिकल डेफिसिट रिडक्शन पॉलिसी लॉन्च होती है। ठीक। 1988 में टेक्नोलॉजी मिशन लॉन्च होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। 1999 में बीओपी क्राइसिस बिल्डिंग, मतलब गल्फ वॉर की वजह से ऑयल प्राइस बढ़ गए थे यहाँ पे, तो इंडिया का जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो था वो बहुत डीपन हो गया था। ठीक है, रेमिटेंस भी फॉल हो गए थे। देन 1991 में हिस्टोरिक बीओपी क्राइसिस आया था। ठीक है, मतलब 1991 में क्या हुआ कि इकोनॉमी रिफॉर्म इसीलिए हमें लानी पड़ी, क्यों, क्योंकि हिस्टोरिक बीओपी क्राइसिस की वजह से इंडिया के पास इंपोर्ट के लिए डॉलर्स नहीं बचे थे। गोल्ड प्लेस करने पड़ा था आईएमएफ लोन के लिए। ठीक है, गोल्ड रख के हमें जो है क्या करना पड़ा था, आईएमएफ से लोन लेना पड़ा था। ठीक है, और इंडिया के पास इंपोर्ट के लिए डॉलर ही नहीं बचा था, ऐसा बीओपी क्राइसिस आ गया था। ठीक है, तो एलपीजी रिफॉर्म जो है हमारा लॉन्च होता है। मनमोहन सिंह जो थे उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे और नरसिम्हा राव जो है उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। इन दोनों लोगों ने मिलके क्या लॉन्च किया, एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन प्लस ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इससे क्या बदलाव आया, तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रिड्यूस हुई, एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया, एंड ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस किया गया। ठीक है, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने रिफॉर्म जो है ये लॉन्च किया था। 1991 में फिर आते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी ले आते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में आती है, एंड ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ठीक है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का एंड कर दिया जाता है सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज को छोड़ के। ठीक है, एफडीआई को जो है लिबरलाइज कर दिया जाता है। 1992 में बात करते हैं तो सेबी को पावर मिलता है, सेबी गिवन स्टैट्यूटरी पावर। ठीक है, सेबी को स्टैट्यूटरी पावर मिलती है, कैपिटल रिफॉर्म्स भी लाए जाते हैं। ठीक है, कैपिटल को, मार्केट को भी लिबरलाइज किया जाता है, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी, फाइनेंशियल इंटरेस्ट इंस्टीट्यूशन भी, एफआईआई जो है अलाउ किया जाता है। ठीक है,
देन 1993 में बात करें तो रुपी जो है मेड करेंट अकाउंट कन्वर्टेबल, ठीक है, मतलब कि 1993 में रुपी पार्शियली कन्वर्टेबल बना दिया गया, एनआरआई इन्वेस्टमेंट जो है वो भी लिबरलाइज कर दिया गया, ठीक है। देन 1994 की बात करें तो सर्विस टैक्स को क्या किया गया, 1994 में सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया एट 5%, ठीक है, इंडिया में फर्स्ट सर्विस टैक्स जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। 1995 में बात करें तो डब्ल्यूटीओ मेंबरशिप उरुग्वे राउंड कमिटमेंट, तो इंडिया ने डब्ल्यूटीओ ज्वाइन किया था 1995 में और ग्लोबल ट्रेड सिस्टम का पार्ट बनता है इंडिया। देन 1997 की बात करें तो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, एशिया में क्राइसिस आया है, बट इंडिया जो है कंपैरेटिवली यहाँ पे सेफ था, ठीक है। इंडिया जो है कंपैरेटिवली 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में थोड़ा थोड़ा क्या मतलब कंपैरेटिवली बाकियों के मुकाबले सेफ था। देन 1999 का पीरियड आता है वाजपेयी गवर्नमेंट का, ठीक है। तो देखो 2000 से ना अब हमारा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलफेयर पे चला गया था, ठीक है। तो 1990 में जब वाजपेयी गवर्नमेंट बनती है तो उन्होंने क्या बनवाया, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम लाते हैं, एनएचडीपी, एंड कारगिल वॉर हुआ था, तो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट भी इंपॉर्टेंट था, ये भी लॉन्च हुआ था, ठीक है, 1999 के टाइम में। 2000 में क्या हुआ, फेमा, मतलब आईटी बूम, फेमा रिप्लेसेस फेरा, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कशन बिगिन, मतलब कि फेरा जो है वो जो है रिप्लेस हुआ फेमा द्वारा, ठीक है, फेमा बनाया गया, फॉरेन एक्सचेंज रूल को इजी किया गया, ठीक है, और फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगेन से डिस्कस करने गया, और 2000 में जो आईटी सेक्टर था वो भी बूम पे आया इंडिया में, ठीक है। 2003 की बात करें तो एफआरबीएम एक्ट आया, मतलब फिजिकल कंसोलिडेशन फ्रेमवर्क, और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, मतलब कि फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए लॉ बनाया गया जिसे हम बोलते हैं एफआरबीएम एक्ट, और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी 2003 में आता है। देन 2004 की बात करें तो यूपीए गवर्नमेंट आती है, ठीक है, 2004 में यूपीए गवर्नमेंट फिर से मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाते हैं, एंड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे जैसा प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, ठीक है। देन 2005 में एसईजेड एक्ट नरेगा इंट्रोड्यूस होता है जिसको लेटर मनरेगा में बदल दिया जाता है, और आरटीआई एक्ट, ठीक है। तो सेज किस लिए लाया गया, फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, ठीक है। नरेगा किस लिए लाया गया, कि रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए, जिसका नाम बदल के बाद में मनरेगा कर दिया गया, ठीक है। और आरटीआई एक्ट भी यहाँ पे लॉन्च हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। देन 2006 में मनरेगा जो है फुली इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और एक तरह से ये रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम था, ठीक है, कि गारंटी है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट जो 100 लोगों को है मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं 2008 की। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, इंडिया जो है रिलेटिवली रेजिलिएंट रहता है, स्टिमुलस पैकेजेस वो करता है, मतलब कि वर्ल्ड इकोनॉमी जब 2008 में क्राइसिस में आ गई तो इंडिया जो है रिलेटिवली रेजिलिएंट रहा ड्यू टू स्टिमुलस पैकेजेस, ठीक है। 2009 की बात करें तो यूपीए गवर्नमेंट 2 आती है, फिर यहाँ पे क्या लॉन्च होता है, आधार प्रोजेक्ट लॉन्च होता है यूआईडीएआई द्वारा, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफर यहाँ पे बिगिन होता है, मतलब यूआईडीएआई लॉन्च हुआ तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है स्टार्ट हो गया, ठीक है। 2010 की बात करें तो फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, ठीक है, फूड सिक्योरिटी डिबेट भी जिसे कह सकते हैं, सब्सिडीज जो है फूड लीगल राइट बना पूरा पुअर पीपल के लिए, ठीक है, सब्सिडीज क्या बना, फूड लीगल राइट बना पुअर पीपल के लिए, ठीक है। और कॉमनवेल्थ गेम्स हुए 2010 में, से कैग रिपोर्ट आया 2G पे, कोल स्कैम पे, ठीक है, जो गवर्नमेंट में हुआ था उस वक्त, 2G और कोल स्कैम जो हुआ था वो सारे जो है 2010 में ये सारे कांड हुए थे। 2013 की बात करें तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, ठीक है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या किया कि राइट कर दिया सब्सिडाइज, सॉरी मैंने 2010 में बताया, फूड सिक्योरिटी पे डिबेट शुरू हो गई, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, कैग रिपोर्ट ऑन 2G एंड कोल स्कैम पे आया, ठीक है। 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया जिसमें सब्सिडाइज फूड लीगल राइट बना पुअर पीपल के लिए, ठीक है। लैंड एक्विजिशन एक्ट भी इसी में था, 2013 में ही देखेंगे कि लैंड एक्विजिशन एक्ट भी आया।
अब देखो 2040 में अब यहाँ से मोदी गवर्नमेंट का एरा शुरू होता है, ठीक है। मोदी रिफॉर्म भी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। 2014 ऑनवर्ड क्या होगा, मोदी रिफॉर्म, ठीक है। अब तक हमने यूपीए का सुना, कांग्रेस का, अब हम देखते हैं बीजेपी का मोदी रिफॉर्म, ठीक है। तो 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, जन धन योजना लॉन्च किया, ठीक है। तो मेक इन इंडिया जो 2014 में लॉन्च हुआ वो उसका था मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करना। स्वच्छ भारत और जन धन योजना जो था ये भी लॉन्च हुआ था वहाँ इसी वक्त 2014 में ही, ठीक है। नीति आयोग 2015 में क्या करती है, रिप्लेस करती है प्लानिंग कमीशन को, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि प्लानिंग कमीशन जो है नीति आयोग से रिप्लेस हो जाती है, जिससे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर फोकस बना, ठीक है। एंड मुद्रा बैंकिंग, स्मार्ट सिटीज, ये सब 2015 में ही लॉन्च होता है। देन 2016 की बात करें तो जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है, ठीक है। मतलब जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101st अमेंडमेंट एंड डिमोनेटाइजेशन होता है नवंबर 8 को, ठीक है। तो 8 नवंबर को 500 एंड 1000 के नोट्स बैन हुए। उसका ऑब्जेक्टिव था ब्लैक मनी को कंट्रोल करना एंड डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना, ठीक है। और जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। अब 2016 में फिर से क्या आता है, आईबीसी, ठीक है। आईबीसी एंड इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है। आईबीसी जो है किस लिए इंट्रोड्यूस हुआ, तो आईबीसी जो है इंट्रोड्यूस फॉर फास्टर बैंकरप्सी रिजोल्यूशन एंड आरबीआई ने फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग अडॉप्ट किया, ठीक है। तो बैंकरप्सी कोड इनेक्ट हुआ, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट अडॉप्टेड बाय आरबीआई एंड एमपीसी में रिफॉर्म आया, ठीक। 2017 का समय आता है तो जीएसटी लॉन्च होता है जुलाई 1 को एंड वन नेशन वन टैक्स, जिसे रेरा एक्ट और रेरा एक्ट भी लॉन्च हुआ, ठीक है। तो वन नेशन वन टैक्स सिस्टम लॉन्च हुआ इनडायरेक्ट टैक्स को यूनिफाई करने के लिए। जीएसटी लॉन्च हुआ 2017 में 1 जुलाई को। देन 2018 की बात करें, आईएल एंड एफएस क्राइसिस, ठीक है। मतलब एनबीएफसी लिक्विडिटी क्राइसिस स्टार्ट हुआ, बैंकिंग सेक्टर जो है बैंकिंग सेक्टर का जो यहाँ से स्ट्रेस बढ़ने लगा, ठीक है। एनपीए जो है पीक पे था 11.5% अपने 2018 में। देन बात करते हैं 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स कट, ठीक है, 30 to 22%। मतलब जो कॉर्पोरेट टैक्स है 30% से 22% हुआ, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। पीएम किसान लॉन्च हुआ फार्मर सपोर्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कोविड एंड आफ्टर, कोविड के बाद का टाइम पीरियड, ठीक है। 2020 से जो है हमारा कोविड पीरियड शुरू होता है, ठीक है। पहले अभी ये भी देख लेते हैं कि 2019 में जो है इंटरिम बजट, जल जीवन मिशन आता है। 2019 में पीएम किसान लॉन्च होता है, आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड होता है, आयुष्मान भारत को जो है एक्सपेंड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 2020 देखते हैं, जब अब कोविड के बाद की इकोनॉमी हमारी कैसी रहती है, ठीक है। तो कोविड 19 में जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होता है 7.3%, जो कि इंडिपेंडेंस से सबसे कम, सबसे बेकार था, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज दिया जाता है। 2020 में फिर न्यू लेबर कोड्स आते हैं, 4 कोड जो रिप्लेसिंग न्यू 29 लॉस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो 2020 में कोविड 19 पैंडेमिक से जीडीपी जो है 7.3% कॉन्ट्रैक्ट हुई। आत्मनिर्भर भारत पैकेज अनाउंस हुआ। 2020 में न्यू लेबर कोड आया, मतलब 29 लेबर लॉज को कंबाइन करके 4 लेबर कोड्स बनाए गए, ठीक है। 2021 में वैक्सीनेशन एंड पीआईएल आई, ठीक है, मतलब वैक्सीनेशन ड्राइव, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव था, ठीक है। पीएलआई स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट हुआ, ठीक है। पीएलआई स्कीम से क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट हुआ। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये सारी जो है पॉलिसी 2021 में हुई। 2022 की बात करें तो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ा, आरबीआई ने अपनी हाइक कर दी रेट, ई रूपी जो है लॉन्च हुआ, ठीक है। तो रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट क्या हुआ, सॉरी, हाँ, रशिया वॉर यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट ये हुआ कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई, आरबीआई ने रेपो रेट हाइक कर दिया, ठीक है। 2023 में इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी की, इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी था। यूपीआई जो है रिकॉर्ड 10 बिलियन ट्रांजेक्शन पर मंथ, ठीक है। मतलब कि इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना, यूपीआई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गया। 2024 की बात करें, इंटरिम बजट फरवरी, फुल बजट जुलाई, फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग पर फोकस, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनी, ठीक है। देन 2024 में ही इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 8.2%, फाइनेंशियल ईयर 25
2024 के लिए बताई गई फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इससे पता चलता है। 2025 में यूनियन बजट 2025 और 26 में क्या किया गया, मिडिल क्लास टैक्स रिलीफ और फिजिकल कंसोलिडेशन पे फोकस किया गया, ठीक है। फिर 2025 में आरबीआई रेट कट कर दिया गया, ठीक। मतलब 2025 में क्या किया गया कि इंडिया 2025 में आरबीआई ने अपना रेट कट कर दिया। फरवरी 2025 में रेपो जो है 6.25% पे रेट रखा इन्होंने फिक्स। इंडिया का फॉरेस्ट रिजर्व जो है 6.20 बिलियन था 2025 में। 2026 की बात करें तो इंडिया ने टारगेट किया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का, विकसित भारत 2047 तक प्रिपरेशन करने का, ठीक है। अगर ओवरऑल इजिली हम समझे तो इस तरह से समझो कि एक तरह से समरी समझो कि 1947 से 1980, ठीक है। 1947 से 1980 जो था वो हमारा स्टेट लेड इकोनॉमी था, स्टेट लेड इकोनॉमी, ठीक है। स्टेट लेड इकोनॉमी प्लस प्लानिंग प्लस पब्लिक सेक्टर, इन चीजों पे फोकस था, ठीक है। कि हमारा जो इकोनॉमी था मोस्टली पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट डिपेंडेंट इकोनॉमी था, ठीक है। हम प्लानिंग कमीशन वगैरह को ज्यादा प्लानिंग को ज्यादा फोकस करते थे, ठीक है। ये सारी चीजें जो थी ये हमारी 1947 से 1980 तक की इकोनॉमी की रियलिटी थी। दूसरा, हम 1980 टू 1990 में जब पहुंचते हैं तो धीरे धीरे हमने अपना लिबरलाइजेशन शुरू कर दिया, ठीक है। उससे रिलेटेड हम पॉलिसी लाने लगे कि जिससे जो लाइसेंस राज है थोड़ा थोड़ा कम हो और लिबरलाइज हो इकोनॉमी, जिससे कि हमारा जो है ग्रोथ हो। देन आता है 1991 का टाइम। यहाँ पे हम जो है मेजर एलपीजी रिफॉर्म लाते हैं, मेजर एलपीजी रिफॉर्म लाते हैं, ठीक है। पहले हमारा क्या था फोकस 1947 टू 98 स्टेट लेड इकोनॉमी, प्लानिंग, पब्लिक सेक्टर पे। 1988 टू 1999 में स्लो लिबरलाइजेशन करना शुरू करते हैं। 1999 में मेजर एलपीजी रिफॉर्म्स लाते हैं, ठीक है। 2000 में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलफेयर स्कीम पे फोकस। 2000 में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलफेयर प्लस वेलफेयर स्कीम पे फोकस, ठीक है। वेलफेयर स्कीम्स पे फोकस, ठीक। देन 2014 ऑनवर्ड क्या होता है, 2014 ऑनवर्ड क्या होता है कि डिजिटल इकोनॉमी प्लस जीएसटी प्लस मैन्युफैक्चरिंग। अब 2014 के बाद हमारी इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो हम लोग डिजिटल इकोनॉमी पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है। दूसरा जीएसटी, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ पे हम फोकस करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ पे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफी फोकस है 2014 के बाद जो भी इकोनॉमी हमारी डेवलप्ड हो रही है। एंड वेलफेयरिज्म जो है मिक्स चल रहा है, हम टोटल सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं बने हैं। हम क्या कर रहे हैं कि वेलफेयर को मिक्स लेके चल रहे हैं, कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म दोनों को मिक्स लेके चल रहे हैं। तो अब समझ आया हमारी इकोनॉमी की ग्रो कैसे कैसे हुई है। 1947 टू 80 हम स्टेट लेड इकोनॉमी थे, मतलब पब्लिक सेक्टर पे ओवर डिपेंडेंस था। 1980 टू 1990 स्लो लिबरलाइजेशन करने लगे। 1991 में जो इंडियन इकोनॉमी थी वो मेजर एलपीजी रिफॉर्म लाए, ठीक है। लिबरलाइज, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन सब हमने किया। तो इसी 1991 का इफेक्ट है कि धीरे धीरे हमारा इकोनॉमी जो है डेवलप्ड होने लगा। 2000 में क्या हुआ, 2000 वाली जो इकोनॉमी थी 2000 से 2014 वाली, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलफेयर स्कीम पे ज्यादा फोकस किया गया, जिससे कि इकोनॉमी हमारी पूरी तरह से खड़ी हो सके, अच्छी तरीके से लोगों के पास पैसा हो सके, ठीक है। जब ये सारी चीजें हमारे पास हो गई तब 2014 में जब 2014 के बाद जितनी भी इकोनॉमी बनी वो ये सारे बेस की वजह से बनी। जब हम बहुत वीक थे तो ये सारी पॉलिसीज और इस तरह के फोकस और वेलफेयरिज्म की वजह से हम जो है थोड़े स्ट्रांग हो पाए कि हम जब अब नेक्स्ट फेज में अपना इकोनॉमी पहुंचा पाए, जिसमें हमारा डिजिटल इकोनॉमी पे जीएसटी, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीजों पे, कैपिटलिज्म प्लस वेलफेयर पे फिर फोकस ऑन। अब वेलफेयर को थोड़ा कम कर दिया गया है, ठीक है। अब किस पे फोकस हो रहा है, ग्रोथ पे मोर, ठीक। थैंक यू।